हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। स्टडी विद अजय पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स का अगला वीडियो लेकर आए जो कि 19 जून 2024 का है। उसके जो कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का वीडियो और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि 19 जून 2024 के हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन दिए हैं उसमें से आपको सही सही कथन बताना है। तो सबसे पहला जो कथन है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या 172 हो गई है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, पिछले वर्ष तक भारत के पास 164 परमाणु हथियार थे। ठीक है, वॉरहेड यानी परमाणु हथियारों की यहाँ पर बात हो रही है। तो कितने थे पिछले वर्ष तक भारत के पास परमाणु हथियार कितने थे? 164 थे। तीसरा जो स्टेटमेंट है, सिपरी के अनुसार विश्व के 90% परमाणु हथियार चीन और जापान के पास हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, आप जल्दी से इसका सही उत्तर बताइएगा। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या सभी? इसका कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 1, केवल 1 और 2। देखिए, पहला जो कथन है वह बिल्कुल सही है कि जो भारत में अब जो संख्या है परमाणु न्यूक्लियर वॉरहेड की वह कितनी हो गई है? 172 हो गई है। और पिछले वर्ष तक भारत के जो परमाणु हथियार थे वह कितने थे? 164 थे। इसके बाद आगे इसका हम देख लेते हैं, इसका विस्तार से क्या है इसका उत्तर और क्या हो जाएगा, इसमें क्या तीसरा क्यों गलत है, तो उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि देखिए, रूस और ऊपर जो जापान दिया होता उसके पास जो है 90% नहीं है। विश्व का जो 90% परमाणु हथियार है वह किसके पास है? रूस और अमेरिका के पास जो है। विश्व में जितने भी परमाणु हथियार हैं उनका जो है 90% इन दोनों के पास ही है। रूस के पास सबसे अधिक कितने हथियार हैं? 5580 परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड जो है मौजूद हैं। सिपरी का पूरा नाम क्या है? सिपरी का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसका गठन है, तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 6 मई 1966 को हुआ था। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए हैं सिपरी से संबंधित। और जो सिपरी संस्था है यह परमाणु हथियारों के बारे में यहाँ पर यह अपनी रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत करती है। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो ग्रुप सी है उसमें इसमें से कौन सी टीम शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सी टीम ग्रुप सी में शामिल नहीं है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है युगांडा, दूसरी पापुआ न्यू गिनी, तीसरा है अफ़गानिस्तान और चौथा ऑप्शन हो जाएगा ओमान। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? वर्ल्ड कप 2024 में जो ग्रुप सी है उसमें कौन सी टीम शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओमान। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ओमान। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें जो 4 ग्रुप थे वर्ल्ड कप में T20 में अभी सुपर 8 के लिए 4 अलग अलग पूल बनाए गए थे। उसमें से ऊपर की जो टॉप टीम थी उसको सेलेक्ट किया गया। तो पूल ए में देखिए भारत, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, USA। इसके बाद इसी तरीके से आप बी पूल में देख सकते हैं कौन कौन सी थी। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान। तो ओमान जो थी वह बी पूल में थी, सी में नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो उसका उत्तर है वह क्या हो जाएगा? ओमान हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न देखते हैं। तेमस पोंगटे किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष चुने गए? तेसम पोंगटे किस राज्य के विधानसभा के जो है अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए आप बताइएगा कौन से ऑप्शन इसका सही होगा? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही जो उत्तर है वह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के यह हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके बारे में और तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं कुछ। देखिए, तेसम पोंगटे अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा यह कौन से क्षेत्र से हैं? तो उत्तर विधानसभा क्षेत्र से निर्विरोध चुने गए थे। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वह कौन से हैं? पेमा खांडू बने हैं। और अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री चीन मीन हैं। और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सीटों की जो संख्या है वह कितनी है? वहाँ पर 60 है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर देखिए आप, इसका उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन देखेंगे पहले, सुबैया नल्लामुत्तु, सुबा बंदनपू, अवंतिका बंदनपू, डॉक्टर कार्तिक कोमुरी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा सुबैया नल्लामुत्तु। इन्हें जो है अंतर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से यहाँ पर क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम जो पुरस्कार है वह सुबैया नल्लामुत्तु को यहाँ प्रदान किया गया है। 18वें जो है पुरस्कार वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुत्तु के प्रतिष्ठित बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। वे 5 बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए इससे संबंधित। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मालाबार नदी महोत्सव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन से कथन हैं जो सही हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा, इस महोत्सव का आयोजन केरल के कोझिकोड में किया जाना है। इस महोत्सव का आयोजन 25 से 28 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य केरल की नदियों को विश्व स्तरीय कयाकिंग स्थलों के रूप में पहचान जो है दिलाना है। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो इसका जो उत्तर है वह हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? उपरोक्त सभी। ये भी देखिए, इसका आयोजन कहाँ किया जाना है? कोझिकोड में किया जाना है, 25 से 28 जुलाई के बीच में किया जाना है, और इसका उद्देश्य भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। तो इसके क्या हो जाएगा? तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें और देख लेते हैं, इस महोत्सव में क्या होता है? इंटरनेशनल वाइट वाटर कयाकिंग चैम्पियनशिप का आयोजन इसमें किया जाता है, और इसका जो उद्देश्य है केरल की नदियों को विश्व स्तरीय कयाकिंग स्थलों के रूप में एक पहचान दिलाना, इसका जो है एक उद्देश्य है। ये एक महत्वपूर्ण इसका एक उद्देश्य है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस सहकारी बैंक का लाइसेंस जो है रद्द कर दिया गया है? किस सहकारी बैंक का लाइसेंस क्या है? रद्द कर दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा डी, पूर्वांचल सहकारी बैंक। कौन सा हो जाएगा? पूर्वांचल सहकारी बैंक। इसका जो लाइसेंस है वो हाल ही में रद्द कर दिया गया है। हाल ही में क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। इसको देखिए विस्तार से हम थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। इसके बारे में देखते हैं कि आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। पूर्वांचल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई करने की संभावना यहाँ पर नहीं थी। इसकी जो स्थापना है 1975 में हुई थी, और 1 अप्रैल 1975 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी, और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वह 1949 में किया गया था। यहाँ आरबीआई के बारे में बताया गया है। इसके अलावा आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं वह शक्तिकांत दास हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए हैं, ये आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और ऊपर दिया हुआ है सहकारी बैंक के बारे में यहाँ पर कि ये गाजीपुर का एक सहकारी बैंक है। क्यों किया गया है इसको बंद? क्योंकि इसके पास जो है पर्याप्त पूंजी नहीं थी। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा प्लेनेट, हाल ही में चर्चा में रहा प्लेनेट, कौन सा प्लेनेट है? प्लेनेट 9। प्लेनेट 9 क्या है? तो प्लेनेट 9 क्या है? तो इसको देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। शनि का नया खोजा गया चंद्रमा, कुइपर बेल्ट में धूमकेतु, नेपच्यून का एक चंद्रमा, या हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक कल्पित जो है ग्रह है, एक कल्पित ग्रह है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह हमारे सौरमंडल के जो है बाहरी क्षेत्र में कल्पित एक ग्रह है। इसका हम विस्तार से देख लेते हैं इसका उत्तर को। इसमें देखिए आप, प्लेनेट 9 हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। खगोलविद लगभग 1 दशक से बाहरी सौरमंडल में एक काल्पनिक 9वें ग्रह प्लेनेट 9 की खोज कर रहे हैं। यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 5 से 10 गुना है, और इसकी कक्षा अंडाकार है, जो सूर्य से 400 से 800 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसे जल्द ही खोज सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक बाहरी काल्पनिक जो है ग्रह है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शांति के ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति किन 2 देशों के बीच समाचारों में चर्चा में रही है? किन 2 देशों के बीच ये चर्चा में रही है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा
क्या देखिए, आप भारत या नेपाल आप बताइएगा इसमें से, रूस, ईरान या इराक, रूस या यूक्रेन, या ईरान और गाज़ा। तो इसका जो उत्तर है वह हो जाएगा रूस और यूक्रेन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रूस और यूक्रेन। इसको थोड़ा विस्तार से यहाँ पर हम देख लेते हैं कि शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति रूस और यूक्रेन देशों के संदर्भ में समाचारों में रही है। भारत में स्विट्जरलैंड में शांति शिखर सम्मेलन के अंतिम दौर में खुद को अलग कर लिया था। भारत ने अपने आप को शांति सम्मेलन शिखर सम्मेलन से अलग कर दिया था, जिसमें रूस और यूक्रेन दोनों देशों की शांति प्रस्तावों पर जोर दिया गया। 15-16 जून को आयोजित शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में चल रहे युद्ध प्रभावों पर चर्चा जो है इसमें हुई थी। मुख्य रूप से यूक्रेन के संयंत्रों में परमाणु सुरक्षा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और कैदियों की अदला बदली और विस्थापित यूक्रेनियों की वापसी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को इसमें शामिल किया गया था। तो ये जो शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति थी, इसको किसके बीच में जारी किया गया है, तो रूस और यूक्रेन के बीच में इसको जारी किया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए फ्लाई ऑन द RBI बॉल शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक हैं। इसके लेखक कौन है, फ्लाई ऑन द RBI बॉल, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे अल्पना किल्लावाला। अल्पना किल्लावाला इसके लेखक हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसको हम थोड़ा विस्तार से यहाँ देख लेते हैं। तो इसका देखिए विस्तार से इसको देखेंगे इसका उत्तर। तो अल्पना किल्लावाला द्वारा ए फ्लाई ऑन द RBI बॉल शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक हैं। इसमें RBI बैंक में उनके 25 वर्ष की यात्रा का विवरण का ये उल्लेख करती है। इसमें उसकी संचार रणनीतियों के विकास पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि उनकी इस किताब से संबंधित हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है, अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 10वां अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वह किस किस के बीच में यहाँ पर कहाँ पर मनाया जाएगा। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है कहाँ पर मनाया जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन श्रीनगर में किया जाएगा। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं विस्तार से कि 10वां योग दिवस जो है 2024, इसका आयोजन श्रीनगर में किया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विषय जो थीम है वह होगी स्वयं और समाज के लिए योग। पिछले 10 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि 10वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसका आयोजन कहाँ किया जाना है, तो उसका आयोजन श्रीनगर में किया जाना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हुई थी। कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच में एक भीषण दुर्घटना 17 जून 2024 को पश्चिम बंगाल के किस जिले में हुई थी, ये किस जिले में हुई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दार्जिलिंग। इसका उत्तर क्या हो जाएगा सही, दार्जिलिंग। यानी ये जो घटना हुई है किस ज़िले में हुई है, दार्जिलिंग ज़िले में ही पश्चिम बंगाल की हुई है। इसके बारे में और तथ्य हम यहाँ पर देख लेते हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच में 19 जून 2024 को दार्जिलिंग ज़िले में एक भीषण दुर्घटना हुई जिसमें 9 लोगों की क्या हो गई, मौत हो गई। इस ट्रैक पर सुरक्षा कवच प्रणाली को स्थापित नहीं किया गया था, जिसके कारण यह हादसा नहीं रुक पाया। इसके बारे में यहाँ पर विस्तार से दिया हुआ है। पश्चिम बंगाल में रानी यात्रा रेलवे स्टेशन और छत्तरहाट जंक्शन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम खराब था। कंचनजंगा एक्सप्रेस रंगायनी स्टेशन से रवाना हुई और सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी के कारण रानी यात्रा रेलवे स्टेशन और छतरघाट के बीच खड़ी थी। इस दौरान मालगाड़ी ने क्या किया, टक्कर मार दी। तो इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हुई है। जो दुर्घटना हुई है कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच में कहाँ पर हुई है, तो ये पश्चिम बंगाल में हुई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में ये घटना हुई है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न एक और महत्वपूर्ण है जो कि रेल दुर्घटना से ही संबंधित ये प्रश्न है कि रेल दुर्घटना रोकने की जो तकनीक है कवच प्रणाली, उसके संबंध में आप बताइए कौन कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। कि कवच प्रणाली के माध्यम से ओवर स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। किसी भी खतरे का संदेह होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाता है। ट्रेनों की स्पीड चाहे कितनी भी हो लेकिन कवच के चलते ट्रेनों के बीच टक्कर नहीं होगी। यह कवच निर्धारित गति सीमा के भीतर चलने वाली ट्रेनों में लोको पायलट की मदद नहीं करता है। तो इसका जो उत्तर है वह हो जाएगा बी, यानी 1, 2, 3 जो इसके कथन हैं वह सही हैं। 1, 2, 3 कथन क्या हैं, सही हैं, और चौथा कथन क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर
देख सकते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि ये रेल दुर्घटना हुई है तो उससे संबंधित रेल कवच जो योजना सरकार ने चलाई थी तो उसके संबंध में यहाँ पर ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है। तो अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य भारत में चीतों का दूसरा जो है घर होगा? राजीव गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य भारत में चीतों का दूसरा घर होगा। तो ये कहाँ पर है, किस राज्य में है गांधी सागर? तो इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? बताइएगा आप। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। उसका उत्तर हो जाएगा क्या? मध्य प्रदेश। चलिए इसको तथ्य को देख लेते हैं। इसको भारत में मध्य प्रदेश में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य भारत में चीतों का दूसरा घर होगा। भारत में चीतों का दूसरा घर होगा। पश्चिम मध्य प्रदेश में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में चीतों के लिए दूसरा घर बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 11 जून 2024 को वन्यजीव बोर्ड की बैठक में इसकी घोषणा की है। तो ये सारे तथ्य यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि उससे संबंधित हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर हम उसका देखने वाले हैं कि डीप सी मिशन के संदर्भ में यहाँ पर ये प्रश्न है कि डीप सी मिशन के बारे में यहाँ पर कौन सा सही है? डीप सी मिशन भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, डीप सी मिशन एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य समुद्र की गहराइयों तक अन्वेषण और उसके संसाधनों का उपयोग करना है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है, सितंबर 2024 तक डीप सी मिशन के हार्बर ट्रेल 40-50 मीटर दूसरे चरण की योजना बनाई गई है और वर्ष 2026 तक इसके परीक्षण पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? केवल एक या दो, तीन या उपरोक्त सभी? तो देखिए इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। उपरोक्त में कथन 1 और 2 क्या है? सही हैं। उपरोक्त में कथन 1 व 2 सही हैं। केंद्र सरकार ने के अनुसार भारत 2024 में अपना स्वयं का डीप सी मिशन शुरू करने वाला विश्व का 6वां देश यहाँ पर बन गया है। इसके बाद डीप सी मिशन के अंतर्गत 40 से 50 मीटर के पहले चरण की योजना यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, वर्ष 2026 तक भारत के परीक्षण पूरे करने का निर्देश दिया गया है। डीप सी शुरू करने वाले जो अन्य जो भारत के अलावा देश हैं उसमें अमेरिका, चीन, जापान, रूस, फ्रांस और 6वां कौन सा हो गया है? भारत हो गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके तथ्य हो गए हैं। इसके बाद एक आखिरी जो प्रश्न है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हाल ही में किस बल्लेबाज ने T20 क्रिकेट में जो है सबसे तेज़ शतक लगाकर वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है T20 फॉर्मेट में सबसे तेज़ शतक लगाकर। तो कौन से हैं? रोहित शर्मा, रविंद्र सिंह, साहिल चौहान या डेविड वार्नर? तो इसका उत्तर हो जाएगा साहिल चौहान। साहिल चौहान ने हाल ही में बहुत ही तेज़ शतक लगाकर T20 में सबसे तेज़ जो है शतक कम गेंदों पर बना लिया है। ये जो बल्लेबाज हैं इनके बारे में यहाँ देख लेते हैं। एस्टोनिया टीम के बल्लेबाज साहिल चौहान ने 17 जून 2024 के साइप्रस के खिलाफ 27 गेंदों में शतक बनाने का जो है यहाँ पर एक रिकॉर्ड था। एस्टोनिया उत्तरी यूरोप का देश है जिसकी सीमा बाल्टिक सागर और फिनलैंड की खाड़ी से यहाँ पर लगती है। तो साहिल चौहान ने बनाया है 27 गेंदों में जो कि जो है शतक बनाया है। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? क्रिस गेल का, जो कि 30 गेंदों में था। 2013 में इन्होंने RCB बेंगलोर की तरफ से खेलते हुए रिकॉर्ड बनाया था। ये जो रिकॉर्ड है ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं, ये सभी फॉर्मेट मिलाकर यहाँ पर डाटा आपको बताया गया है। इसके बाद ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आज के ये यहाँ पर पूरे हो गए हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जीएस के साथ।